स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। रायपुर से, राजधानी से खबर है, जहां पर प्रदेश में एक बड़ी प्रशासनिक सर्जरी देखने को मिली है। 13 आईएएस अधिकारियों के प्रभार में बदलाव कर दिया गया है और इसी के साथ सिद्धार्थ कोमल परदेसी अब सेक्रेटरी टू सीएम होंगे। इसके अलावा नीलम नामदेव विशेष सचिव आवास एवं पर्यावरण बनाए गए। भुवनेश यादव को संचालक भू अभिलेख विभाग सौंपा गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने यह आदेश जारी किए हैं। तो यह एक बड़ा फेरबदल देखने को मिला है और छत्तीसगढ़ में यह बड़ी प्रशासनिक सर्जरी देखने को मिली है। प्रकाश चंद्र होता हमारे छत्तीसगढ़ के संपादक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रकाश जी, यह बड़ी प्रशासनिक सर्जरी को किस तरीके से देखा जाए? देखिए, दो तीन बातें हैं। पहली बात यही है कि इस पे देखेंगे कि एम गीता जो विदेश में ट्रेनिंग ले रही थी वो वापस आ गई है और आने के बाद उनकी पदस्थापना हो गई है। सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा अगर बजट किसी में है वो कृषि में है और कृषि को लेकर उनको एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कमिश्नर यानी कि कृषि उत्पादन आयुक्त बनाया गया है। साथ ही सचिव कृषि और जैव औद्योगिक विभाग दिया गया है। ये एक महत्वपूर्ण है। दूसरी बात है, मुख्यमंत्री सचिवालय में एक सचिव का पद खाली था, तो सिद्धार्थ कोमल परदेसी बड़े सौम्य चेहरे हैं और कई विभागों में काम कर चुके हैं। रायपुर बिलासपुर में कलेक्टर भी रह चुके हैं। उनको मुख्यमंत्री का सचिव के रूप में नियुक्ति दी गई है क्योंकि अभी केवल एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के रूप में सुब्रत साहू ही काम कर रहे थे और टामन सिंह सोनवानी का जैसे लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति हुई तो ये पद खाली था। तो सिद्धार्थ कमल परदेसी को भी नियुक्ति मिली है। साथ में कई ऐसे जिलों से जो अधिकारी थे, कलेक्टर थे, जिनको मंत्रालय वापस बुला लिया गया था, उनकी सही ढंग में पदस्थापना हो नहीं पाई थी। तो ऐसे कुल मिला के 15 अधिकारी हैं जिनकी आज फिर से पदस्थापना आदेश जारी की गई है। मुख्यमंत्री ने स्वयं की निगरानी में इसको किया है और अभी इससे उम्मीद की जा रही है जो अधिकारी जिले में रहे हैं और वापिस आएंगे उनसे उम्मीद की जाती है कि उनकी प्रशासनिक जो वहां पे एक्सपोजर रहा है उसका फायदा प्रशासन में, मंत्रालय में बेहतर मिलेगा और मुख्यमंत्री जैसे सोच रहे हैं कि उनके लिए योजना बेहतर कैसे बने और योजना की मॉनिटरिंग मंत्रालय से कैसे बेहतर हो, उसको लेकर ये जितनी भी मेहनत है उसको की गई है। 15 आईएएस है जिनके इस विभाग में परिवर्तन किया गया है और साथ ही उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ आईएएस और आईपीएस की आगे और भी लिस्ट निकल सकती है क्योंकि मुख्यमंत्री ने कल ही कलेक्टर कॉन्फ्रेंस लिए हैं और उसके बाद देखना होगा कि आगे भी और भी लिस्ट में किस किस का नाम आ रहा है। जी पुनीत जी, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। रायपुर नगर निगम के जोन अध्यक्ष के चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। राजधानी के कुल 10 जोन में से 8 जोन पर कांग्रेस का कब्जा हो गया है, जबकि 2 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। कांग्रेस की तरफ से जोन 2 से बंटी होरा, जोन 4 से प्रमोद दुबे, जोन 5 से मन्नू विजेता यादव, जोन 6 से निशा देवेंद्र यादव, जोन 7 से मनीराम साहू, जोन 8 से घनश्याम छत्री, जोन 9 से प्रमोद मिश्रा और जोन 10 से आकाशदीप शर्मा जीते हैं। जबकि बीजेपी की तरफ से जोन 1 पर विनोद अग्रवाल और जोन 3 पर प्रमोद साहू ने जीत हासिल की है। जोन 3 पर कांग्रेस की ओर से क्रॉस वोटिंग भी देखने को मिली, जिसमें कांग्रेस के 7 में से 4 सदस्य होने के बाद भी बीजेपी के प्रमोद साहू को 4 वोट मिले। आगे बढ़ते हैं। जगदलपुर से खबर आपको बता दें, दुकान खुलने का समय यहां पर बदल दिया गया है। पहले शाम 7 बजे तक दुकानें खुली रहती थी, लेकिन अब इसमें बदलाव करते हुए 6 बजे तक ही अब दुकानें खुली रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। कलेक्टर ने इसके आदेश जारी किए हैं और साथ ही व्यापारियों को इसको लेकर सख्त चेताया भी है। उन्होंने सख्त चेतावनी देते हुए ये कहा है कि नियम तोड़ा जाता है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी और इसके अलावा शाम 4 बजे से कर्फ्यू लगाए जाने पर भी विचार किया जा रहा है। इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना के नए मरीजों के मिलने का सिलसिला भी जारी है। सूबे में 97 कोरोना के नए एक्टिव मरीज मिले हैं, जिसमें बिलासपुर से 40, कोरबा से 25, महासमुंद से 7, रायपुर से 5, दुर्ग से 3, राजनांदगांव से 3, कवर्धा से 2, मुंगेली से भी 2, सूरजपुर, सरगुजा और बेमेतरा से 1-1 मरीज मिले हैं। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 957 पर पहुंच चुकी है, जबकि कुल 1359 कोरोना पीड़ितों में से 396 मरीज स्वस्थ होकर
घर जा चुके हैं, जबकि अभी तक प्रदेश में कोरोना पीड़ित 6 मरीजों की मौत हुई। और इधर गरियाबंद के गोबरा नवापारा की 7 साल की बच्ची कोरोना जंग जीतकर घर वापस लौट आई है। बच्ची के घर लौटने पर परिजन खुशी से झूम उठे। पड़ोसियों ने भी उस पर फूल बरसाए, थालियां और तालियां बजाकर बच्ची का जोरदार स्वागत किया। फिलहाल बच्ची को घर पर क्वारंटीन रखा गया है। 6 जून को उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इलाज के लिए उसे रायपुर के माना कैंप में भर्ती कराया गया था। 5 दिन में ही बच्ची स्वस्थ होकर घर लौट आई। इससे पहले भी वो 14 दिन के क्वारंटीन में थी। और इधर बीजेपी सांसद सरोज पांडे के छत्तीसगढ़ में कुछ होने वाले बयान पर प्रदेश प्रभारी पीएल पूनिया ने जवाबी हमला बोला है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी ने कहा है कि बीजेपी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने 2/3 बहुमत से सरकार बनाई है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जमीन खिसक चुकी है। यहां पर कुछ नहीं हो सकता। बीजेपी अगर साजिश करने की सोच रही है तो उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया हमारे साथ है बात करने के लिए। पुनिया जी, बीजेपी की राज्यसभा सांसद है सरोज पांडे, उन्होंने खुले तौर पर एक संकेत भी दिया है और कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ सरकार को धमकी भी दी है कि उनकी आयु अब ज्यादा दिन की नहीं है। इसका मतलब मध्य प्रदेश सरकार जिस तरह से कांग्रेस की वहां गई, उस तरह की ही घटना छत्तीसगढ़ में हो सकती है। आप लोगों की सरकार जा सकती है। क्या इस तरह की कोई चीज आपको लग रही है? देखिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने वाली बात है। छत्तीसगढ़ में 3/4 बहुमत से कांग्रेस पार्टी की सरकार है और एक माने में भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह सफाया हो गया है। लेकिन उनको पच नहीं रहा, अभी भी पच नहीं रहा है। उनको ना संविधान में विश्वास है, ना प्रजातंत्र में विश्वास है और इसी तरह से खरीद फरोख्त पूरे हिंदुस्तान। और आइए आपको सुनवा रहे हैं छत्तीसगढ़ सरकार को लेकर सरोज पांडे ने क्या कहा था। मेरा बहुत स्पष्ट मत है कि ये सरकार बहुत जल्दी अपने ही लोगों के बीचों में घिरी हुई है। उनको अपने ही लोगों का समर्थन नहीं है। ये सरकार बिना अपने लोगों की ये कैसे सरकार चलाएंगे, इसलिए मुझे लगता है कि ये सरकार का जीवन भी कोई बहुत लंबा नहीं है। सरकार कम जीवन का है और कितने समय चलेगी ये कहा नहीं जा सकता है। इधर छत्तीसगढ़ में पुलिसकर्मियों के व्यवहार को लेकर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि पुलिसकर्मी अपना व्यवहार ठीक करें। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए पुलिस लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाए, लेकिन किसी के साथ मारपीट न की जाए। गृह मंत्री ने मारपीट करने वाले पुलिसकर्मियों को सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। महिला बाल विकास समाज कल्याण मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री अनिला भेड़िया ने बेमेतरा का दौरा किया। यहां पर जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर विभागीय योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की समीक्षा की। बैठक में कृषि, पशुपालन और जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे और अन्य विधायक मौजूद थे। बैठक में मंत्री ने वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण की रोकथाम के लिए जिले में किए जा रहे उपाय और प्रयासों के बारे में जानकारी जुटाई। अब प्रभारी मंत्री जी का कोरोना के समय आगमन हुआ है तो सबसे पहले तो कोरोना पे चर्चा हुई। तो सरकार के विकास कार्यों पे अलग अलग विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा चर्चा किया गया। आने वाले खरीफ की तैयारी में क्या क्या और आवश्यकताएं हो सकती हैं। पॉजिटिव प्रकरण यहाँ लगातार बढ़ रहे हैं, इसकी रोकथाम के लिए उसको क्वारंटाइन के लिए कैसी व्यवस्था हो सकती है, इसमें समीक्षा आज किया गया। इधर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह राजनांदगांव पहुंचे। उन्होंने बीजेपी कार्यालय में आम लोगों से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने कोरोना काल में केंद्र सरकार की तरफ से उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी। इसके साथ ही प्रदेश में संक्रमण की स्थिति को लेकर प्रदेश सरकार पर सवाल उठाए। रमन सिंह ने कहा कि केंद्र के दिए पैसे से मनरेगा के काम करवाने के अलावा प्रदेश सरकार कोई दूसरा काम नहीं कर रही। जांच के लिए सैचुरेशन की स्थिति है। दुर्भाग्यजनक ये स्थिति आ गई कि 12 दिन पहले किसी कोरोना के मरीज का टेस्ट का रिपोर्ट नहीं जाता। 12 दिन तक वो घर चला जाता है, घूमता रहता है, 12 दिन बाद रिपोर्ट आता है।
एम्स में 2,500 या 3,000 स्लाइड पड़े हुए हैं कोरोना के। एम्स को अंदर ही वो 2,500 3,000 स्लाइड को क्लियर करने में 12 दिन लगेंगे। इसका मतलब है 12 दिन तक कोई नया रिपोर्ट लेने के लिए, नया टेस्ट करने की स्थिति में ना एम्स है, न छत्तीसगढ़ का कोई हॉस्पिटल है। जो भी जांच होगा 12 दिन के बाद ही उसकी रिपोर्ट आएगी। तब तक वो घूमता रहेगा, तब तक वो क्वारंटाइन सेंटर में रहेगा, तब तक उसके इलाज की प्रक्रिया शुरू नहीं होगी। ये बहुत ही विकट परिस्थिति है। सरकार के नरेगा के सिवाय, केंद्र सरकार के दिए हुए पैसा में नरेगा के सिवाय पूरे छत्तीसगढ़ में एक भी रुपये के काम पिछले 18 महीने में नहीं हुए हैं, न कर सकते। गांधी परिवार पर विवादित टिप्पणी के मामले में हाईकोर्ट से बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा को बड़ी राहत मिली है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने संबित पात्रा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और इस मामले में राज्य सरकार से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। उधर बीजेपी के प्रवक्ता नरेश चंद्र गुप्ता ने कहा कि बीजेपी कोर्ट के फैसले का सम्मान करती है, कांग्रेस सरकार के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री संबित पात्रा के विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य के कुछ कांग्रेस के लोगों ने रायपुर और भिलाई नगर के थानों में एफआईआर कराई थी। उसके अगेंस्ट में श्री पात्रा आज उच्च न्यायालय में सुनवाई थी उनके प्रकरण पर, जिस पर माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर ने आगामी तिथि तक कोई सी एक्शन नहीं लेने का ऑर्डर किया है। भारतीय जनता पार्टी हाईकोर्ट के इस आदेश का सम्मान करती है, स्वागत करती है। भारतीय जनता पार्टी भारत के संविधान व न्यायपालिका का पूर्ण सम्मान करती है। देखिए, इस प्रदेश में कानून व्यवस्था नामक कोई चीज़ नहीं है। सिर्फ बदलापुर की राजनीति चल रही है। विरोधियों को के खिलाफ एफआईआर करने, उनके डराने धमकाने का कार्य यह सरकार कर रही है। छत्तीसगढ़ में आज एक और हथिनी की मौत का मामला सामने आया। बलरामपुर जिले के गोपालपुर गांव के जंगल में एक मादा हाथी का शव मिला है। मामले की सूचना मिलते ही वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की छानबीन शुरू की गई, लेकिन वन विभाग का कहना है कि पिछले 3 दिनों में ये तीसरा मौका है जब सूबे में हथिनी की मौत का मामला सामने आया है। बलरामपुर में हथिनी का शव मिला। इससे पहले बुधवार और मंगलवार को लगातार 2 दिन सूरजपुर जिले में 2 हथिनी के शव मिले थे। अतौरी से माने 12:30 बजे दिन में अतौरी तरफ से आए हैं और करीब 9-10 बजे के लगभग एक कर्मा ग्राम में उतरे थे। और इसके बाद एक घर को तोड़े और घर तोड़ने के बाद पूरी हाथी चली गई प्रतापपुर गरंज तरफ। और ये बीच जंगल में मरा हुआ है और कोई हाथी का जहर वहर खाने का बोलत है संभावना नहीं है। ये बीमारी से ही मरा हुआ है। सूरजपुर में 2 दिनों में 2 हथिनियों की मौत के मामले की जांच वाइल्ड लाइफ के आला अधिकारी कर रहे हैं। इस कड़ी में छत्तीसगढ़ के एडिशनल पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ अरुण पांडे प्रतापपुर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। प्राथमिक जांच के आधार पर दोनों हाथियों की जहर से मौत की पुष्टि हुई है। इसके बाद डीएफओ समेत वन विभाग के तमाम आला अधिकारी मामले की जांच में जुटे हैं। गौरतलब है कि सूरजपुर में पिछले 2 दिनों में एक कर 2 हाथियों की मौत हो गई थी। हाथियों की मौत तो आपको पता है प्रतापपुर रेंज में हुई है और RX 42 है गणेशपुर गांव के आसपास और दोनों की बॉडी लगभग 300 मीटर दूर पे है। आज एक और जानकारी मिली, बलरामपुर जिले के राजपुर रेंज में गोपालपुर गांव के आसपास एक बॉडी मिली है। उसको भी हम लोग देखने गए थे, हमारे पीसीसी साहब भी आए हुए हैं। हम लोग 2 दिन से ही कैंप कर रहे हैं, उसकी बॉडी भी मिली है। तो ये 3 हाथियों की तीनों माता। कोरोना काल में भी नक्सल मोर्चे पर सुरक्षा बल के जवानों को सफलता मिल रही है। 5-5 लाख के नामी नक्सली समेत 5 नक्सलियों ने पुलिस के सामने हथियार डाल दिए। इसमें केरलापाल एरिया कमेटी का चीफ भी शामिल है। ये सभी नक्सली पिछले कई सालों से नक्सल संगठन में काम कर रहे हैं और साथ ही जिले में घटित दर्जनों घटनाओं में भी शामिल रहे हैं। इसमें प्रमुख रूप से पलौड़ी घटना, जहां पर ब्लास्ट में सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए थे। सभी नक्सलियों को पुनर्वास नीतियों का लाभ मिलेगा और शासन की योजनाओं की
के द्वारा इनकी मदद भी की जाएगी। तो तीनों इनामी हैं, नरेश, कमली और सोनू। ये तीनों बुरकापाल की जो घटना थी उसमें भी शामिल थे। साथ ही साथ पालूड़ी में जो आईडी ब्लास्ट हुआ था 2018 में, उसमें किस्टाराम एलजीएस की तरफ से कमली भी शामिल थी। और उसके अलावा उन इलाकों में जो भी छोटी बड़ी घटनाएं इस बीच हुई हैं, इन सब में शामिल रहे हैं। के बाद आपका स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। बढ़ते कोरोना संक्रमण का आलम यह हो गया कि ग्रीन जोन में शामिल कांकेर और जगदलपुर में भी कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ गए। इसे देखते हुए प्रशासनिक अमला काफी सचेत है और जिले की सीमाओं को सील कर दिया गया है। एसपी बालाजी राव ने कहा है कि पूरी कोशिश है कि जिले में कोरोना का संक्रमण न फैलने दिया जाए। कि हम लोगों ने हमारे जिले की 2 सीमाओं पे, एक खाले मुरवेंड है और दूसरा घोड़ा गांव है, जिसमें स्क्रीनिंग सेंटर बनाया गया और उसमें हम सख्ती से प्रत्येक आने जाने वाले व्यक्ति को चेक कर रहे हैं और जो भी नियमानुसार लॉकडाउन के निर्देश हैं उसका फॉलो करते हुए वहां पर हमने परमानेंट ड्यूटी भी लगाई हुई है। इधर जगदलपुर जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला कलेक्टर ने लोगों से अपील की है कि कोरोना संकट से बचाव के लिए लोगों को खुद जागरूक रहना होगा। कलेक्टर रजत बंसल ने जिले की जनता से अपील करते हुए कहा कि अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी खुद जनता की है। प्रशासन को जितना कोशिश करना चाहिए कोशिश की भी जा रही है। लोगों को भी चाहिए कि वे सतर्क रहें, सावधान रहें। और इधर सुकमा के मुरतोंडा गांव में क्वारंटीन कर रहे मजदूरों से क्वारंटीन सेंटर की तस्वीर बदलने की मामला सामने आया है। मजदूरों ने ग्रामीणों से पहले कुल्हाड़ी मंगवाई और यहां जो तूफान आया था इसमें गिरे पेड़ों को काट दिया। इसके बाद क्वारंटीन सेंटर में साफ सफाई की गई और इसे और सुंदर कर दिया गया। ये मजदूर पिछले 3-4 दिनों से क्वारंटीन सेंटर की सूरत बदलने में जुटे हैं और यहां की साफ सफाई का जिम्मा खुद उठा रखा है। आगे बढ़ते हैं। कांकेर जिले में इस कोरोना काल में मनरेगा का काम के जरिए रोजगार मिलने से ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति में सुधार की खबर आ रही है। मजदूरी कर रहे मजदूरों की मजदूरी भी तुरंत मिल जाती है। इससे किसान काफी खुश हैं। इन मजदूरों को बैंक तक न आना पड़े, इसके लिए बैंक को ही कार्यस्थल पर ला दिया गया है। और इधर खेतों में फसलों की बची पराली को जलाने पर प्रतिबंध है। इस सब के बावजूद बालोद के ज्यादातर खेतों में पराली जलाने का सिलसिला जारी है। कृषि विभाग की माने तो एनजीटी के निर्देश के अनुसार खेतों में फसलों की पराली जलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। व्यापक स्तर पर इसका प्रचार भी किया गया है। खासकर गांवों में किसानों को इस दिशा में जागरूक करने का प्रयास किया गया। उधर जिला कृषि विभाग का कहना है कि रोक के बावजूद पराली जलाने पर कार्रवाई की जाएगी। धमतरी से खबर है, जहां पर अमानत में खयानत का एक दिलचस्प मामला साथ देखने को मिला है। 2 युवकों ने अपने करीबी दोस्त के 5 लाख रुपए हजम करने की साजिश की, हालांकि वो नाकाम रहे। अब सलाखों के पीछे हैं। धमतरी का एक युवक अपने 2 दोस्त निखिल और श्रवण के साथ कंस्ट्रक्शन का काम करता था। श्रवण और निखिल को युवक ने अपने रिश्तेदार के पास 5 लाख रुपए लाने के लिए भेजा, लेकिन श्रवण और निखिल के हाथ में 5 लाख की रकम आते ही वो फरार हो गए। 10 दिन बीत जाने के बाद भी जब युवक नहीं गए तो मामला पुलिस के पास गया और आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। बस्तर की जीवनदायिनी कही जाने वाली इंद्रावती नदी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। छत्तीसगढ़ पर्यावरण मंडल और नगर निगम जगदलपुर मिलकर इसे बचाने की योजना पर काम कर रहे हैं। दरअसल शहर की बस्तियों का गंदा पानी नदी में गिरने की वजह से नदी में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। इसे देखते हुए बालीकोंटा में एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें शहर का गंदा पानी फिल्टर किया जाएगा। और चलिए अब देखते हैं रायपुर टॉप 10। जोगी परिवार के बेहद करीबी ज्ञानेंद्र उपाध्याय के कांग्रेस में शामिल होने के बाद कांग्रेस संगठन में विवाद गहराता जा रहा है। स्थानीय स्तर पर कांग्रेसियों के द्वारा इस्तीफा दिए जाने के बाद आज सभी की मुख्यमंत्री से मुलाकात होनी थी, लेकिन सूत्रों की माने तो इस्तीफे के कदम से नाराज सीएम ने मिलने से इनकार कर दिया। कोरोना काल के इस संकट में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों से अपील कर नए उद्योगों की स्थापना पर चर्चा की है।
सीएम की ओर से नए उद्योग स्थापना पर रियायत समेत सिंगल विंडो सिस्टम से अनुमति देने की भी बात कही गई है, जिससे कि उद्योगपतियों में उत्साह है। उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में प्रदेश में नए उद्योगों की स्थापना हो सके। बीजेपी नेता सरोज पांडे के द्वारा सरकार पर अपनों से घिरे होने और सरकार का जीवन ज्यादा लंबा न होने के बयान पर राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस की ओर से बयान जारी कर सरोज पांडे के बयान को मुंगेरी लाल के हसीन सपने बताया गया। इसके साथ ही कांग्रेस ने यह भी कहा है कि बीजेपी पहले ही दिन से सरकार गिराने का सपना देख रही है, जो इस पंचवर्षीय में तो किसी भी हाल में सफल नहीं होता दिख सकता। अनलॉक 1.0 के दौरान रायपुर में शुरू की गई सिटी बस सेवा महज 2 दिन चलने के बाद ही बंद कर दी गई। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर बस चलाने के लिए ऑपरेटर किराया बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। वहीं पिछली रुकी हुई पेमेंट का भुगतान भी करने की मांग ऑपरेटरों के द्वारा की जा रही है। सिटी बस ऑपरेटर्स की दलील है कि कोरोना संक्रमण की डर से बस में यात्री सफर नहीं कर रहे और ऐसे में उन्हें बस सेवा जारी रखने में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। देश भर में कोरोना के लगातार मामलों के तहत 1 जून से पूर्ण लॉकडाउन की अफवाह के जैसे ही फिर 15 जून से पूर्ण लॉकडाउन को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। हालांकि केंद्र या राज्य सरकार की ओर से इस पर अभी तक कोई स्पष्टीकरण जारी नहीं किया गया, लेकिन आम जनों के बीच इस बात की चर्चा जोरों पर है कि 15 जून से फिर से लॉकडाउन की घोषणा की जाएगी। केंद्रीय मंत्री अमित शाह और नितिन गडकरी की वर्चुअल रैली के बाद बीजेपी पूरी तरह से वर्चुअल की तरफ रुख कर रही है। आने वाले दिनों में वर्चुअल बैठकें, रैली, भाषण और समीक्षा की तैयारी की जा रही है। कोरोना के खिलाफ व्यापक लड़ाई में राज्य सरकार अब सभी तरह से सरकारी अस्पतालों को भी शामिल करने जा रही है। अब आने वाले दिनों में कोरोना के लक्षण पाए जाने पर सरकारी अस्पतालों के द्वारा 5 दिनों तक दवाई दी जाएगी। साथ ही 5 छत्तीसगढ़ में कोरोना पीड़ितों की संख्या 1200 के पार पहुंच चुकी है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 950 के पार हो गई। लगातार बढ़ते आंकड़ों से जिम्मेदारों के माथे पर चिंता। कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस के बाद अब जिलों में विकास कार्यों को गति देने के लिए स्थानीय स्तर पर प्रयास जारी है। कोरोना महामारी में आर्थिक संकट से जूझ रही सरकार नए खर्च से परहेज कर रही है और यही वजह है कि निगम मंडलों में नियुक्ति पर अब कोई चर्चा भी नहीं कर रहा है। बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।